वर्ल्ड की इकॉनमी में इस समय रिसेशन का खतरा है, लेकिन इंडियन इकॉनमी ने 7.2% की ग्रोथ रजिस्टर की है। इंडिया की स्टॉक मार्केट वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में से एक है और कंजम्पशन बास्केट ने इसको लीड किया है। एक एग्जांपल है इंडियन होटल्स। तो हमने सोचा क्यों ना आज इंडियन होटल्स की एक बहुत ही आइकॉनिक प्रॉपर्टी ताज लैंडसडेन में चला जाए और बात की जाए एक मार्केट की बहुत ही आइकॉनिक पर्सनैलिटी से, जो इंडिया पर बुलिश ही नहीं है, सुपर बुलिश हैं। इनका मानना है कि पिछले 10 साल इंडिया के रहे हैं, लेकिन अगले 10 साल और भी बेटर रहने वाले हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ रिधम देसाई की। रिधम देसाई फ्रॉम मॉर्गन स्टैनली। रिधम, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। और काफ़ी बिजी हैं आजकल आप, काफ़ी लोग आपके पीछे पड़े हुए होंगे जब से आपने वो रिपोर्ट निकाली है। तो बात की जाए ज़रा रिधम मार्केट की, और ज़रा एक बार ये समझा जाए कि आपने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि एक बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है इंडिया में पिछले 10 साल में। क्या मानना है आपका, किस तरीके के चेंजेस आए हैं और इससे अगले 10 साल में हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? अनुज, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी माफ़ी कि आप जब से मैनेजिंग एडिटर बने CNBC आवाज़ के, मैं उस समय से आ नहीं पाया हूँ, तो ये अच्छा मौका आपने चुना है। थैंक यू सो मच। पिछले रिपोर्ट के आधार से आई थिंक मज़ा आएगा ये कॉन्वर्सेशन में। तो पिछले 10 सालों में भारत में बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे कि पहले हम लोग फॉरेन फ्लोज पे बहुत निर्भर थे। 2015 में जब सरकार ने रिटायरमेंट फंड्स यानी प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड्स को शेयर बाज़ार में निवेश करने की जो उन्होंने परमिशन दी थी, उससे ऐसा हुआ कि हर एक महीने में क्योंकि PF और NPS में तो कोई आउटफ्लो आता नहीं है, तो हर महीने वो आके शेयर्स खरीदने लगे। तो वो बुनियाद जो बनी उसके ऊपर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स आने लगे। तो अब जाके आपने देखा है पिछले 7-8 सालों से रिटेल का जो प्रभाव है बाज़ार पे वो बहुत बढ़ गया है। और आज जो रिस्क कैपिटल जो चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर को बिजनेस शुरू करने के लिए जो रिस्क कैपिटल चाहिए, वो हमारे सोर्सेज से, हमारे डोमेस्टिक सोर्सेज से आ रहे हैं। अब हमें वो फॉरेन इन्वेस्टर्स पे निर्भर नहीं है और उससे बहुत बदलाव आ गया है। क्योंकि ना पिछले आप देखोगे पिछले 25-30 साल में जब भी तेल का दाम बढ़ता था तो इंडिया में क्राइसिस आ जाती थी और शेयर बाज़ार गिर जाता था। उसके 2 कारण थे। एक तो पहले हम बहुत सारा तेल इंपोर्ट करते, तो हमें फिर डॉलर की आवश्यकता पड़ती थी। दूसरा ये कारण था कि जो तेल के डॉलर है वो ये जो शेयर बाज़ार में निवेशक है उनसे आता था, और जब तेल का दाम बढ़ता था तब उसी समय वो बेचना शुरू करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे मैक्रो पे असर खराब होता था। तो जब हमें सबसे ज़्यादा उनकी धन की आवश्यकता थी तब वो चला जाता था। और अब क्या हो रहा है कि 2014-15 से सरकार ने FDI पे फोकस बढ़ा दिया है। अब FDI जो है वो तेल के दाम से ऊपर नीचे नहीं होता है, तो अब हमें वो FPI की जो फ्लो की है उसकी आवश्यकता कम हो गई है। तो पिछले साल जब रशिया और यूक्रेन का वॉर निकला तब बहुत सारे लोगों का मानना था कि अब हम फिसल जाएंगे, लेकिन नहीं फिसले और बहुत सारा सेलिंग भी हुआ बाजार में, बिल्कुल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, लेकिन उसका कोई असर मैक्रो पे नहीं पड़ा और मार्केट पे भी नहीं पड़ा। रिधम, ये एक बेसिक प्रीमाइस हो सकता है कि यहाँ से फेड को और बढ़ाना पड़े और RBI कट करना शुरू कर दे, पॉसिबिलिटी है इसकी? हमारा ये मानना नहीं है कि फेड बढ़ाएगी, लेकिन बाजार में अभी भी डिबेट है अमेरिका में। लेकिन ये जो आपने बात कही है ना, वो अब अगर आप देखोगे पिछले 30 सालों में जो भी समय में US रिसेशन हुआ है वो हमारे यहाँ बेयर मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। इंडिया के ग्रोथ साइकिल के साथ उतना कोरिलेशन नहीं है अपने शेयर बाजार का जितना US की ग्रोथ साइकिल के साथ। ऐसा क्या? क्योंकि एक तो पहले हम लोग वहाँ के कैपिटल मार्केट के फ्लोस पे डिपेंडेंट थे। दूसरा कि हम लोग की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं कर रही थी। तो इसको हम इकोनॉमिक्स में मैक्रो स्टेबिलिटी कहते हैं। ये पूरा मैक्रो स्टेबिलिटी का बदलाव आया है। तो हम लोग अभी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मैक्रो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक हमारी पॉलिसी हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस पे आधार है, ना कि जो US में हो रहा है। क्योंकि हमें वो कैपिटल मार्केट फ्लोस के साथ अब कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो ये बड़ा एक फ़र्क पड़ा है। तो उसके कारण ये जो कोरिलेशन है इंडिया के बाज़ार का और US की ग्रोथ साइकिल का, वो मेरे हिसाब से टूट गया है। बहुत